नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लमसम आधी रात का समय हो रहा था। जो मधु के ससुर होते हैं, वो मधु का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बहू मैं बरामदे में फर्श पर गिर गया था और मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। फिर दोस्तों मधु जो है अपने ससुर से कहती है कि आपको चोट लगी है तो इतना तो मुझे करना ही चाहिए। फिर दोस्तों मधु जो है अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लेटा देती है और उनके पैरों पर लगी चोट पर थोड़ा तेल लेकर मालिश करने लगती है। और दोस्तों उसके बाद जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बाद दोस्तों जो मधु की है ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आज की इस कहानी में दोस्तों आप बहुत ही रोचक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बने रहिएगा पूरी कहानी में। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप हमारा वीडियो किस शहर किस सिटी से देख रहे हैं, प्लीज़ अपने शहर और सिटी का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की घटना की शुरुआत दोस्तों बरेली शहर से होती है और बरेली शहर के पास में ही दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है मवाना। और उसी मवाना गांव में दोस्तों मधु रहा करती थी, जिसका तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होती है दोस्तों। और दोस्तों जो भी उसको व्यक्ति एक बार देख लिया करता था तो देखता ही रह जाता है। अब दोस्तों उसकी शादी मात्र 10 महीने पहले हुई थी और दोस्तों 10 महीने बाद दोस्तों अचानक एक सड़क दुर्घटना में दोस्तों उसकी पति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों उसके भाई ने बड़ी मुश्किल से इधर-उधर से कर्ज लेकर किसी तरह से उसकी शादी करवाई थी। लेकिन 10 महीने के अंदर ही दोस्तों उसकी किस्मत ऐसी थी कि दोस्तों वो फिर मायके आ जाती है। अब दोस्तों मायके में उसकी माँ नहीं थी और ना ही पिता उसके थे, इसलिए उसे बहुत डर लगा करता था कि भाभी कुछ कहेंगी तो मैं जो है कहाँ जाऊँगी, किससे कहूँगी। अब दोस्तों उसके माँ-बाप तो थे नहीं, इसलिए डर और भी ज़्यादा था। फिर अचानक दोस्तों एक दिन उसके मधु के ससुर, जिनका नाम दोस्तों दीनदयाल होता है। दीनदयाल दोस्तों बहुत अच्छी संपत्ति उनके पास थी, पैसा, रुतबा सब कुछ था। सिर्फ इकलौता बेटा दोस्तों था, वो भी जो है मौत हो चुकी थी। अब घर में दोस्तों कोई भी घर को देखने वाला नहीं था। अब दोस्तों उसकी जो बहू मधु थी, वो भी अपने मायके आके रहने लगी थी। अब इसी सब चीज़ों को विचार करके अब वो सोचने लगता है कि क्यों ना बहू को घर ले आता हूँ, बेटा नहीं तो क्या हुआ, कम से कम बहू घर में रहेगी तो घर में कम से कम थोड़ा बहुत हलचल तो रहेगी। अब इसी वजह से दोस्तों जो दीनदयाल होता है वो अपनी बहू मधु को लेने के लिए पहुंच जाता है और वहां पर उसके भाई से कहता है कि मुझे जो है मधु को वापस घर लेके जाना है। अब दोस्तों भाई कुछ सोचना विचार करने लगता है, लेकिन दोस्तों उसकी जो भाभी होती है वो तुरंत ही जो है हाँ कर देती है। लेकिन दोस्तों उसका भाई जो है बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों भाभी जो है उसको दबा लेती है और कहती है कि बहस करना मत करो उससे और इसको जल्दी ही भेज दो, क्योंकि दोस्तों जो शादी के बाद माँ बाप अगर नहीं होते हैं घर में तो उसके बाद भाभी या जो है और भाई बहुत बहन को एक भार ऐसा समझने लगते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों मधु की भाभी जो है उसके भैया को समझाने लगती है कि उनके घर की बहू है, उनके घर की बात है, वो अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दो और वैसे भी हम लोग तो इतने गरीब हैं, कम से कम आराम से सुकून से 2 रोटी तो खाएगी जाके। अब दोस्तों इसी तरह से मधु के भाई ने मधु के ससुर से दीनदयाल से कहा कि देखिए मेरी बहन को आप ले जाइए, लेकिन मेरी बहन वहाँ पर दुखी नहीं रहनी चाहिए, खुश रहे, अच्छे से रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब इसी तरह से जो दोस्तों दीनदयाल होता है वो अपनी बहू को लेकर वहाँ पर चल देता है। अब दोस्तों थोड़ी ही देर में मधु जो है अपने फिर से ससुराल पहुँच जाती है। अब ससुराल में दोस्तों कोई तो होता नहीं है। अब उसी समय दोस्तों मधु जो है अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों वो अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। तभी दोस्तों उसका जो ससुर है वो दोस्तों वहाँ आवाज़ लगाता है और कहता है कि बहू एक कप चाय बना दो। अब मधु दोस्तों जल्दी-जल्दी कपड़े बदल कर वहाँ पर जाती है, एक कप चाय बनाती है और उसके बाद दोस्तों जो उसका ससुर होता है वो कहता है कि देखो बहू, मेरा बेटा इकलौता संतान था, तुम्हारी सास भी गुजर गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। अब दोस्तों मधु कहती है पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर दोस्तों जो ससुर है उसका बोले मुझे पता है तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी
जो भाभी है तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह से दोस्तों कुछ दिन बीत गए। 4 महीने बाद दोस्तों एक रात दोस्तों जो मधु होती है अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने दोस्तों दरवाजे को खटखटाया। अब दोस्तों मधु को समझ आ गया कि यह दो जो है ससुर ही उसके होंगे, क्योंकि इस घर में उसके ससुर के अलावा और कोई नहीं था। आधी रात को कौन दरवाजा खटखटाएगा। अब दोस्तों मधु उसी समय जो शायद ससुर जी को कुछ चाहिए होगा ये सोचने लगती है। इसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही दोस्तों ससुर ने मधु को पकड़ लिया और बोले, बहू मैं बरामदे में फर्श पर गिर गया था, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, सही से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ा दवा लगाकर मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। फिर दोस्तों क्या होता है, मधु उनको बिस्तर पर लेटा देती है। लेकिन दोस्तों मधु उनके कमरे से दवा लाना भूल गई। उनके पैरों की मालिश करते 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 मधु जो है सोचने लगी कि मेरे पति की कम उम्र में ही मुझसे शादी हो गई थी और फिर भी इतनी जल्दी वह मेरा साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह सब सोचते हुए दोस्तों अपने ससुर के पैरों में दवा की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि दोस्तों वो अजीब तरीके से देख रहे हैं। उसके ससुर जो है उसकी तरफ एक टकटकी बांधे देख रहे थे, जिससे दोस्तों मधु को कुछ अजीब सा लग रहा था। अब दोस्तों उसी समय जो उसका ससुर दीनदयाल होता है मधु का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मधु देखो तुम्हारी अभी बहुत कम उम्र है और मेरा बेटा भी तुम्हें इस उम्र में छोड़कर चला गया है और मेरी भी पत्नी जो है गुजर चुकी है, तो क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी इच्छाएं जो है पूरी कर लें। अब दोस्तों वैसे ही जो है मधु के हाथ पैर कांपने लगते हैं और हाथ जो है ससुर से छुड़ा लेती है और कहती है कि ससुर जी आप कैसी ये बात कर रहे हैं। लेकिन उसी समय दोस्तों जो दीनदयाल होता है वो कहता है कि मैं कोई जोर जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, जब तुम इस बात पर विचार करना, अगर तुम्हें सही लगे तभी मैं इस चीज के लिए आगे बढ़ूंगा। और उसके बाद में दोस्तों उसी समय जो है उसका ससुर उसके कमरे से बाहर चला जाता है। अब दोस्तों रात हो जाती है। रात के समय दोस्तों जो मधु है वो इन सब चीजों पर विचार करने लगती है। अब वो सोचने लगती है कि इस बारे में अगर किसी से कहे तो किससे कहे। उसका भाई है, अगर उसे भाई से कहेगी तो उसका भाई जो है इन सब चीज़ों पर गुस्सा करेगा और पता नहीं क्या करेगा और घर में मैं वापस आ जाऊंगी तो मेरी जो भाभी है वो भी मुझे सुकून से नहीं रहने देगी। अब दोस्तों इन सब बातों पर विचार करके वो सोचने पे मजबूर हो जाती है आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। इसके बाद दोस्तों इसी तरह से दोस्तों कुछ वक्त और गुजर जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जो है मधु के ससुर एक दिन फिर से बात करने का उनको मौका मिल जाता है। वो अपने बहू से कहते हैं, देखो बहू मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी पूरी होती है। अब दोस्तों दोबारा ससुर जी से यह बात सभी बातें सुनकर दोस्तों जो मधु है अंदर से कांपने लगी थी और कुछ बोल ना पाई। थोड़ी देर बाद दोस्तों उसके जो ससुर होते हैं खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही दोस्तों जो मधु है ससुराल में कुछ महीने बीतने के बाद, लेकिन दोस्तों उसका जो ससुर है उसकी नीयत में कमी आ चुकी थी। वो बार बार दोस्तों जो मधु की तरफ ऐसे देखा करता था कि जैसे उसकी जो है पत्नी हो। अब दोस्तों ये ससुर के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम में दोस्तों मधु रह रही थी। अब दोस्तों वो भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मेरे जो ससुर कह रहे हैं शायद उसको इस बातों को मान लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो जीवन में जो पति की कमी है वो भी पूरी हो जाया करेगी और ऐशो आराम भी मिल जाया करेंगे। लेकिन दोस्तों वो अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर वो ये सब चीज़ों का विरोध करेगी और घर वापस चली जाएगी तो उसके वहाँ पर जो भाई और भाभी जो है उसको रहना मुश्किल कर देगी। अब दोस्तों मधु जो है बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ जाती है, बहुत सोच विचार करती है और दोस्तों इसी तरह से कुछ वक्त गुजर जाता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। उसी समय दोस्तों जो उसका ससुर दीनदयाल है वो थोड़ी-सी आज शराब पीकर आता है, घर आ जाता है और घर में सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अपनी बहू से कोई भी बात नहीं करता है। अब दोस्तों ये बात जो है मधु को बहुत खलने लगी थी कि आज ससुर जी ने मुझसे कोई भी बात नहीं करी, कुछ भी नहीं कहा, खाना भी नहीं माँगा। और उसी समय जो मधु है उसी समय अपने ससुर के कमरे की तरफ चली जाती है और ससुर से कहती है कि ससुर जी आज आपने खाना भी नहीं खाया और आप जो है चुपचाप आकर लेट गए हैं। आप दोस्तों उसी समय जो है दीनदयाल थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर मधु से कहने लगता है
कि तुम तो मेरी कमी का एहसास ही नहीं करती हो। तुमको समझ में नहीं आता है कि मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ और मैं तुम्हारी तकलीफ़ को देख-देख कर और कुढ़ता रहता हूँ। इसी वजह से आज मैंने शराब पी है। तुम जाओ, चली जाओ। तुम्हें तो अपने आत्म-सम्मान की चिंता है। तुम ये नहीं सोचती हो कि इतनी धन-दौलत सब कुछ है और ये सब कुछ क्या होगा? अब दोस्तों उसके बाद मधु कहने लगती है कि ठीक है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो संसार है, ये समाज है, वो हम दोनों के रिश्ते को जो है अपनाएगा और गलत नज़र से देखेगा। अब दोस्तों उसी समय जो उसका ससुर होता है, वो कहने लगता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और तुम भी अपनी ज़िंदगी शौक से आराम से जी सकोगी और मैं भी सुकून से जी सकूँगा। अब इसी तरह से जो मधु है उस समय कमरे से बाहर चली जाती है, अपने कमरे में चली जाती है। अब कमरे में जाने के बाद में दोस्तों उसके मन में बहुत उथल-पुथल होने लगती है। अब वो सोचने लगती है कि आखिर करे तो क्या करे? दोस्तों उसके भी मन की इच्छाएँ जो है जागृत होने लगी थी। अब अपने ससुर को जब वो देखा करती थी तो उसकी भी नीयत में कमी आने लगी थी। कुछ अंदर से अजीब-सा विचार करने लगी थी क्योंकि दोस्तों उसका जो ससुर होता है वो देखने में जो है बहुत ही हट्टा-कट्टा और जवान की तरह लगता था। दोस्तों खाने-पीने का हर चीज़ का बड़ा ख़्याल रखा करता था। तो इस वजह से दोस्तों उसको देखने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उसका इतना बड़ा जवान लड़का होगा या उसकी बहू होगी। अब इसी तरह से दोस्तों मधु यह भी सोचने पे मजबूर हो जाती है दोस्तों कि उसके घर में पैसों की बहुत कमी थी और इसी तरह से ससुर के साथ ये सब कुछ करने के बाद में और जब ससुर जी नहीं रहेंगे तो ये सारी संपत्ति, पैसा, रुपया सब उसका हो जाएगा। अब इसी लालच में दोस्तों जो है मधु आ जाती है और उसी रात दोस्तों मधु जो है अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और ससुर के कमरे में जाने के बाद दोस्तों कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। जैसे ही दोस्तों उसका ससुर जो है दीनदयाल उसको देखता है तो बेड पर ही चुपचाप लेटा रहता है। ऐसा लगता है कि वो अपनी बहू से इन सब बातों के लिए नाराज़ हो और दोस्तों मधु भी इन सब चीज़ों को समझ रही थी और उसी समय दोस्तों ससुर के पास जाकर बैठ जाती है और जाने के बाद दोस्तों अपने शरीर से दोस्तों जो साड़ी होती है वो हटा देती है। हटाने के बाद में दोस्तों एक-एक करके सारे कपड़े हटा देती है। जैसे ही दोस्तों सारे कपड़े हटाए जाते हैं तो दोस्तों दीनदयाल की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों इतनी खूबसूरत मधु थी उसके शरीर को देखने के बाद में जो दीनदयाल होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसी समय दोस्तों मधु के साथ गलत काम, गंदा काम करना शुरू कर देता है और दोस्तों जैसे ही गलत गंदा काम करना शुरू करता है तो दोस्तों मधु जो है इतने कम उम्र की होती है और दोस्तों दूसरी चीज़ उसके पति को मरे हुए बहुत समय हो गया था तो वो किसी मर्द के संपर्क में भी नहीं आई थी। उसने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि उसका जो ससुर है उसके साथ इस हद तक करेगा और दोस्तों जैसे ही उसका ससुर जो है उसको करने की कोशिश करता है तो उसी समय दोस्तों मधु जो है उसकी चीखें निकल जाती हैं क्योंकि वो अपने ससुर को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसी समय अपने ससुर से कहने लगती है कि आप मेरे पास से हट जाइए, मैं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन दोस्तों उसका जो ससुर होता है वो कहता है कि बहुत समय के बाद किया है और थोड़ा बर्दाश्त कर लो, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। अब दोस्तों इसी तरह से जो उसका ससुर है लमसम आधे से 1 घंटे तक अपनी बहू के साथ करता है और उसके बाद में दोस्तों जब मधु की जो है उसी में हालत ख़राब हो जाती है। अब उसके बाद में दोस्तों जो दीनदयाल है जब उसका सारा काम ख़त्म हो जाता है, उसको मन की संतुष्टि मिल जाती है तो वो अपनी बहू को छोड़ देता है और कहता है कि जाओ आप अपने कमरे में सो जाओ जाके। और उसके बाद दोस्तों उसकी बहू उठती है और कमरे में चली जाती है। वो दोस्तों ढंग से चल भी नहीं पा रही होती है। अब दोस्तों दीनदयाल जो है थोड़ा रंगीन मिजाज का होता है। अब वो ये सोचने लगा था कि उसकी बहू अब मान गई है। पहले तो बड़ा नरमी से बात किया करता था, लेकिन दोस्तों जब उसकी बहू इन सब चीज़ों को कराने के लिए मान जाती है, अब दोस्तों वो अपने असली रूप में आ जाता है। और इसी तरह से दोस्तों दीनदयाल जो है अब अपनी हर इच्छाएं, अपनी सारी इच्छाएं अपनी बहू से पूरी करना चाहता था दोस्तों। अब इसी तरह से दोस्तों हर रोज़ जो है दोस्तों मधु को अपने कमरे में बुला लेता था या उसी के कमरे में चला जाया करता था और उसके साथ गलत काम, गंदा काम किया करता था। इसी तरह से दोस्तों मधु के साथ जब रोज़ ये सब कुछ होने लगा था तो मधु अंदर से टूटने लगी थी। बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होने लगी थी। लेकिन दोस्तों जो दीनदयाल है वो इन सब चीज़ों को परवाह ना करते हुए मधु के साथ रोज़ ही गलत काम, गंदा काम किया करता था। अब दोस्तों दीनदयाल इतना ज़्यादा शौकीन होता है कि दोस्तों मेडिकल स्टोर जाया करता था और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियाँ भी ले आया करता था। और दोस्तों इसी तरह से दोस्तों मधु के साथ लमसम पूरी रात में लमसम 4 से 6 बार तक ही गलत काम किया करता था।
अब दोस्तों मधु जो है इतनी दुबली-पतली, इतने शरीर की होती है कि वो दीनदयाल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। लेकिन दोस्तों जो पैसों का लालच होता है और मैके का दुःख होता है, वो सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए उसको झेलती रहती है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि रात के करीब 9 बजे के आस-पास का वक़्त हो रहा होता है और दोस्तों वो दीनदयाल से मना कर देती है कि आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों उसी समय दीनदयाल कहता है कि आज मेरा बहुत मूड कर रहा है, आज तो तुम्हें सब कुछ मेरे साथ करना ही पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों जो दीनदयाल होता है वो रसोई जाता है और रसोई में 1 गिलास दूध लेता है और दूध में दोस्तों लमसम 2-3 गोलियां शक्तिवर्धक डालकर पी लेता है और पीने के बाद दोस्तों अपने बहू के कमरे में आ जाता है। बहू दोस्तों उसको बहुत बार मना करती है और कहती है आज मेरी बिल्कुल भी हालत ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों जो दीनदयाल है बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता है। वो तो दोस्तों उन सब चीज़ों की तैयारी करके आता है। लमसम 15 से 20 मिनट होता है दोस्तों जब उन गोलियों का असर होता है तो दीनदयाल अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता है और उसके बाद दोस्तों बहू के शरीर से एक एक करके कपड़े हटा देता है और उसके साथ दोस्तों गलत काम, गंदा काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों इस हद तक करता है कि वो बिल्कुल भी मधु की परवाह नहीं करता है कि उसको क्या हो रहा है, क्या दर्द हो रही है, क्या तकलीफ़ हो रही है। अब इसी तरह से दोस्तों जब वो मधु जो है परेशान हो जाती है, थक जाती है तो दोस्तों उसको हर तरफ से करता है दोस्तों, आगे से, पीछे से। अब लेकिन दोस्तों मधु की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अब दोस्तों इसी तरह से 3 से 4 घंटे तक वक़्त गुज़र जाता है दोस्तों। उसके बाद मधु बिल्कुल बेहोश हो जाती है। जब बेहोश हो जाती है और उसके बाद में दोस्तों बेहोशी के हालत में भी दीनदयाल उसके साथ गलत काम, गंदा काम करता है, इस हैवानियत तक करता रहता है दोस्तों कि कभी वो अपने मन में सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसके ससुर के हाँ करने से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, टूट जाएगी। अब इसी तरह से दोस्तों वो जब संतुष्टि उसको मिल जाती है दीनदयाल को, तब दोस्तों देखता है कि उसकी बहू जो है बिल्कुल बेसुध पड़ी है, शायद बेहोश हो गई है। अब दोस्तों उसको इसी हालत में छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है लेटने के लिए। अब वो ये सोच लेता है कि अभी कुछ वक्त हुआ है, कुछ वक्त बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सुबह के लमसम 7 बजे का वक्त हो जाता है। दीनदयाल अपने कमरे से निकलता है लेकिन देखता है कि जो उसकी बहू भी अभी भी कमरे में पड़ी हुई है। अब उसके बाद में दोस्तों जब वहाँ जाता है तो देखता है उसी हालत में दोस्तों वो मधु पड़ी होती है जिस हालत में वो छोड़ कर गया था। अब दोस्तों जो दीनदयाल होता है वो घबरा जाता है और मधु को हिलाता डुलाता है, लेकिन उसके दोस्तों बिल्कुल भी शरीर में जान नहीं रह जाती है। और उसी समय दोस्तों जल्दी जल्दी उसको कपड़े उल्टे सीधे पहना कर दोस्तों अस्पताल में भर्ती कराता है। अस्पताल में जब भर्ती कराता है तो दोस्तों डॉक्टर जो है कहते हैं कि इसके शरीर से जान लमसम 5 बजे के करीब ही निकल चुकी थी, इसकी मौत हो चुकी है। अब ये बात जैसे ही दोस्तों दीनदयाल सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उसी समय दोस्तों लेकर अपने घर आने लगता है और उसके बाद उसके भाई को, भाभी को, सबको फ़ोन कर देता है। लेकिन दोस्तों उसके भाई जो है इस बात पर यकीन नहीं करता है। अब उसका दीनदयाल जो होता है वो कहता है कि शायद तुम्हारी बहन ने कुछ खा लिया है, शायद उसको तकलीफ़ या दर्द बर्दाश्त ना हो रहा हो, उसका पति मर गया है और तुम लोग भी अत्याचार करते हो इस वजह। लेकिन दोस्तों उसके भाई को इन बातों पे यकीन नहीं होता और उसी समय दोस्तों भाई जो उसका होता है वो पुलिस को फ़ोन कर देता है और कहता है कि मुझे अपनी बहन पे, इन सब चीज़ों पे यकीन है, मेरी बहन इतनी जल्दी अपनी जान नहीं दे सकती। और उसी समय दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं इसको शव को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों मधु के शव को पोस्टमार्टम कराया जाता है। दोस्तों जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो ऐसी हैवानियत सबके सामने आती है कि उसके साथ लमसम 4 से 5 घंटे तक की जो है हैवानियत करी गई है, गलत काम किया गया है और उसके शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जो भी कटा या फटा ना हो। अब इस तरह से दोस्तों किस पे शक जाए, क्योंकि उसके घर में तो उसका ससुर ही रहा करता था। अब दोस्तों उसी तरह पुलिस जो है उसके ससुर को पकड़ लाती है और कहती है कि ये गलत काम, गंदा काम तुमने किया है। लेकिन दोस्तों उसका ससुर कहता है कि इसका गाँव वालों किसी लड़के के साथ संपर्क होगा, उसी ने सब कुछ किया होगा, मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन दोस्तों जो है उसके शरीर में उस समय भी वो सब चीज़ें मौजूद थी और उसी समय दोस्तों उसके ससुर का भी टेस्ट होता है और दोनों टेस्ट में दोस्तों पॉजिटिव ही पाया जाता है। अब दोस्तों उसके ससुर की बहुत तुड़ाई होती है और इतनी तुड़ाई होती है तब दोस्तों उस तरह से जो है अपने बोलना शुरू कर देता है कि मेरी बहू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और गांव में मैं इतना सम्मानित व्यक्ति था कि मैं किसी के साथ कुछ कर भी नहीं सकता था। इस वजह से मैंने अपनी बहू को बहला फुसला कर उसके साथ गलत काम, गंदा काम करना शुरू किया। अब दोस्तों जैसे ही ये बात पूरे समाज में आती है तो पूरा समाज थू थू करता है कि कहीं कहीं भी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है।
अब इसी तरह से दोस्तों इस भविष्य में रहेगा कि जज साहब जो है इस दीनदयाल को क्या सज़ा देंगे। तो दोस्तों ये घटना आपको किस प्रकार की लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।